क्लास 10th एमपी बोर्ड का सोशल स्टडी का फर्स्ट लेसन आज हम शुरू करते हैं, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। और इसमें हम पढ़ेंगे सॉयल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये पार्ट फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप। तो रिसोर्सेज जो है रिसोर्सेज आर दोस एस्पेक्ट विच फैसिलिटेट एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स और हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है। क्या वर्ड है? फैसिलिटेट एंड सेटिस्फाइड, यानी हमारी आवश्यकताओं को पूरी करे और साथ ही सेटिस्फाइड भी करे, यानी हमको संतुष्ट भी करे। ऐसे कोई भी रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। इसको हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु या मटेरियल रिसोर्स है जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। जैसे कि पानी है, पानी हमारा एक रिसोर्स है क्योंकि इससे इंसान की प्यास बुझती है, खेतों में पानी दिया जा सकता है, स्वच्छता की जा सकती है, भोजन पकाया जा सकता है। ठीक है ना। इस प्रकार के जो सोर्सेस हैं जो हमारी आवश्यकता और हमारी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करते हैं, वो रिसोर्सेस हैं। चलिए अब हम देखते हैं रिसोर्सेज मेक ह्यूमन लाइफ सिंपल एंड हैप्पी। रिसोर्सेज से हमारा लाइफ सिंपल, सरल और खुशीमय बनता है, समृद्ध बनता है। प्रिमिटिव मैन वाज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन नेचुरल, ग्रेजुअली ए मैन यूटिलाइज एलिमेंट्स ऑफ नेचर विथ हिज इंटेलिजेंसेस फुलफिल देयर नीड्स। प्राचीन समय में इंसान जो था वो केवल नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर करता था, लेकिन धीरे धीरे इंसान ने अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर कई रिसोर्सेस और आवश्यकताएं अपनी बढ़ाई हैं और रिसोर्सेस को उत्पन्न भी किया है। टुडे दोस मोर रिसोर्सेस आर कंसीडर्ड एज डेवलप्ड एंड प्रॉस्पेरस। वर्तमान में ऐसे देश जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, ज़्यादा संसाधन है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस और डेवलप कंट्रीज़ कहलाती हैं। ठीक है। आज हमारी जो उपलब्धता है इन नेचुरल रिसोर्सेज का इसलिए बड़ा महत्व हो गया है क्योंकि यही हमारे इंसान की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। जैसे कि वर्तमान में कोयला है, पेट्रोलियम है, पानी है, ज़मीन की स्थिति है या कितनी ज़मीन है, इसके आधार पर देश की स्थिति निर्भर होती है और उसका डेवलपमेंट। क्योंकि उससे ही इंसान की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जो भी नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, वो रिसोर्सेज तभी कहलाएंगे जब उनका ह्यूमन फुलफिलमेंट के लिए यानी आवश्यकता के लिए में सहायक हों, यानी वह आवश्यकताओं को पूरी करते हों। किसी मैटर का संसाधन बनाना मनुष्य के हाथ में हो सकता है, यानी इंसान अपनी इंटेलिजेंस, अपने टेक्निक और अपने स्टाइल से उस चीज़ को, नेचुरल एलिमेंट्स को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करके उनको प्रेशियस या मूल्यवान बना सकता है। इस प्रक्रिया से जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस बन जाते हैं। हम इसको शॉर्ट में या बोल सकते हैं नेचुरल एलिमेंट्स बिकम रिसोर्सेज व्हेन मैन मॉडिफाइज, यहाँ देखिए मॉडिफाइज लिखा हुआ है, देम टू बी more useful and valuable to fulfill his needs with his help of his intelligence, skill and technical knowledge। यानी इंसान अपने इंटेलिजेंस, स्किल और टेक्निकल नॉलेज से नेचुरल रिसोर्स को, नेचुरल एलिमेंट्स को मॉडिफाइड जब वो कर लेगा और वो उसके उपयोग में आने लगेंगे, तब वो रिसोर्सेज कहलाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि अब आप इस नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आसानी से समझ गए होंगे। ये नेचुरल रिसोर्सेस है और इस ऐसे ही मैन मेड रिसोर्सेस भी हो सकते हैं। रिसोर्सेस नॉर्मली नेचुरली होते हैं और मैन मेड भी रिसोर्सेस हो सकते हैं। मैकनॉल के अनुसार नेचुरल रिसोर्सेस वो हैं जो कि नेचर द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और उनको ह्यूमन अपने लिए यूज़फुल बनाता है। इस टाइप से रिसोर्सेस हैं। ह्यूमन सेल्फ एक रिसोर्स है, यानी इसको ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हैं क्योंकि इंसान भी किसी दूसरे इंसान के उपयोग में या काम में आ सकता है, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो इन रिसोर्सेस को क्लासिफाइड करने के कुछ पैटर्न दिए हैं, आइए देखते हैं। ओनरशिप के आधार पर हम क्लासिफाइड इनको कर सकते हैं। पर्सनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और वर्ल्ड रिसोर्सेज। पर्सनल जो व्यक्ति के सेल्फ होते हैं, जैसे ज़मीन उसकी खुद की है, उसका स्वास्थ्य, उसकी कैपेसिटी। नेशनल रिसोर्सेज में ये सरकार की संपत्ति होना, सैन्य पावर या आर्मी मिलिट्री पावर और उनकी देशभक्ति आदि इस टाइप के। और
वर्ल्ड रिसोर्सेज, इसमें मानव मात्र की कहें कि वेलफेयर के लिए बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, वेलफेयर मैनकाइंड्स है और अदर मटेरियल्स हैं, वो सारे के सारे वर्ल्ड रिसोर्सेज में आएंगे। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब हम इसको अदर टाइप से भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी उनके उपलब्धता के आधार पर। एक तो होते हैं आधार पर हम उनको क्लासिफाइड करेंगे। रीन्यूएबल्स रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे कि सन की लाइट, सूरज की रोशनी है, ठीक है ना। जैसे खाद का उपयोग करके खेती की ज़मीन फिर से अपने लिए उपयोगी हो जाती है। इस टाइप के रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज और रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते आसानी से, उनको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला है, ये ख़त्म हो जाने पर इनको आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। कुछ होते हैं रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज हम जिनको बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे कि मेटल्स हैं, लोहा वगैरह। मेटल्स आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं, इनका एक ऑर्नामेंट्स है, एक मटेरियल बनाने के बाद हम उनको दोबारा उपयोग कर सकते हैं। इसमें एक फोर्थ टाइप का मैटर भी लिखा है, इनएक्सेसिबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो रेगुलर बने रहते हैं, यानी कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। एक प्रकार से रीन्यूएबल रिसोर्सेज ही कहलाते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन में कहीं 3 टाइप्स रहते हैं, कहीं 4। यदि 4th टाइप है तो इसमें सन, सोलर एनर्जी इसके अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि ये रोज़ ही हम इसका उपयोग करते हैं और ये फिर से हमको प्राप्त हो जाती है। पानी भी इसमें ही आएगा। एक्चुअल में ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज का ही एक टाइप है। चलिए अब हम इसको क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ऐसे रिसोर्सेज जो कि इजीली अवेलेबल हैं, जो चारों तरफ उपलब्ध हैं, जैसे कि हवा, पानी, और कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है? जैसे कि मिट्टी है, फर्टाइल लैंड है, ये सामान्यतः सब जगह मिल जाती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता कम होती है। इसलिए जनरली कॉमनली अवेलेबल रिसोर्सेज है, लेकिन इजीली अवेलेबल नहीं है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, यानी ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब जगह उपलब्ध नहीं होते, रेयरली मिलने वाले रिसोर्सेज हैं। कुछ रिसोर्स ऐसे भी हैं जो सिंगल रिसोर्स हैं, यानी किसी एक ही जगह पर उपलब्ध होते हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड में क्रोमालाइट मेटल है, वो ग्रीनलैंड में ही मिलती है और कहीं भी नहीं उपलब्ध होती है। तो इस टाइप के रिसोर्सेज जो हैं वो सिंगल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ के आधार पर हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। अनयूज्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनके बारे में अभी तक इनका उपयोग नहीं किया जा सका है, वो अनयूज्ड रिसोर्सेज होते हैं। यानी हमारे अर्थ के अंदर कई मेटल्स के भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पाए हैं, इसलिए अनयूज्ड है। और अनयूजेबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम अभी उपयोग नहीं कर सके और भविष्य में भी हम इनका उपयोग आसानी से नहीं कर पाएंगे, वो अनयूजेबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जबकि ऐसे रिसोर्सेज जैसे पोटेंशियल रिसोर्सेज, इनकी संभावना है, हम इनको वर्तमान में उपयोग तो नहीं कर पा रहे, लेकिन इनका इन फ्यूचर जल्दी ही उपयोग कर सकते हैं, ऐसे ही पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जबकि लेटेंट रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें जानकारी ना हो पाने के कारण हम उनका उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही हम उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है और हम उनके गुणों को जान पाते हैं तो उपयोग कर सकते हैं, ये लेटेंट रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम की जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन समय के साथ ही हम उसका उपयोग करना सीख गए, तो वो लेटेंट रिसोर्सेज से अब हमारा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इस टाइप के ही रिसोर्सेज हैं, इनको आपको पढ़ना है, समझना है, इनका चार्ट बनाइए और उसमें आप लिखिए, तो ये आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। इस प्रकार ये चैप्टर फर्स्ट का मैं फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करता हूँ। आशा है आपने अच्छे से समझा होगा। इसको समझिएगा और इसको समझ के लर्न करने की कोशिश कीजिए। अगले पार्ट में हम फिर से मिलते हैं।